हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वेरिश टू नॉलेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है। तो आओ जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत में पहले साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब ये अशोक कौन थे? तो ये अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादाजी थे, अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, और अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। कनिष्क कौन थे? तो जो कनिष्क थे ये कुषाण राजवंश के एक महान प्रतापी राजा थे, और इन्हें जो उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप उत्तरी भाग है, उसमें इन्होंने शासन किया था। अब ऑप्शन नंबर डी कि चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? तो इनके पिता का नाम था समुद्रगुप्त और एक गुप्त वंश के एक महान प्रतापी राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विशाखा दत्त की प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो दोस्तों इसकी विषय वस्तु थी जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, इनके दरबार की जो राजनीति थी, राज व्यवस्था थी, इसका वर्णन किया गया है इनके जो है मुद्रा राक्षस नाटक में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन किया गया है या वर्णन हुआ है, वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विशाखा दत्त। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब ये भास कौन थे? तो जो भास थे इन्होंने स्वप्नदत्ता लिखी है और शूद्रक ने मृक्षकंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। और अशोक कौन थे? इनके नाती थे, मतलब अशोक के दादाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाँ हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन जो थे ये कन्नौज के सम्राट थे, और ये कहाँ के राजा थे? तो ये जो हर्षवर्धन थे थानेश्वर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूह में विभाजित किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 7। इन्होंने 7 समूह में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से कहाँ पर उल्लेख मिलता है, किस में उल्लेख मिलता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों। अशोक के शिलालेखों में मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो ये मेगस्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है, ये किसने लिखी थी? तो मेगस्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खाद्यान्न को आरक्षित करने का सबसे प्राचीन शाही आदेश किस अभिलेख में है? तो किस अभिलेख में? जो हमारा खाद्यान्न था इसे सुरक्षित रखने के लिए, तो इसको बताया गया है सोहागोरा ताम्रपत्र अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, तो हम बात करते हैं कि सोहागोरा ताम्रपत्र था क्या। तो एक ये ताम्रपत्र था, और ये जो है मौर्यकालीन और ये ब्राह्मी लिपि में, जो ब्राह्मी लिपि है उसमें लिखा हुआ था, और इसका एक और था ये ब्राह्मी में वो प्राकृत, 2 भाषाओं में लिखा हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या उपहार दिया था? उपहार में क्या दिया था? तो इन्होंने क्या दिया था? 500 हाथी। युद्ध के लिए इन्होंने 500 हाथी दिए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अभिलेख पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त के प्रभाव को सिद्ध करता है? तो कौन सा अभिलेख सिद्ध करता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है
ये जो है चंद्रगुप्त के प्रभाव को वर्णन करता है। अब बात करते हैं ये अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख। इसमें क्या है, तो ये जो रुम्मनदेही अभिलेख है इसमें लुम्बिनी के स्तंभ लेख के बारे में बताया गया है। जो लुम्बिनी में स्थित एक अभिलेख है हमारा, इस जिसमें एक अशोक स्तंभ है जिसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, और इसमें एक जो है एक संदेश अंकित किया गया है। अब बात करते हैं हम गिरनार अभिलेख। जो गिरनार अभिलेख है ये रुद्रदमन द्वारा लिखवाया गया था। ये शिलालेख, ये जो शिलालेख है ये गिरनार पर्वतों पर है, जो कहाँ पर है, जूनागढ़। कौन सी जगह पे है ये, गुजरात में। और इसमें अशोक के 14 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त के शिलालेखों का भी वर्णन है। जो ये शिलालेख है इसमें एक बहुत बड़े सुदर्शन तड़ाक सरोवर के बारे के निर्माण की भी बात कही गई है, जो जहाँ पर पानी की कमी थी इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ निर्माण कराया गया था। और इसकी जो शैली है ये गद्य शैली में भी इसका वर्णन किया गया है गिरनार अभिलेख का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेल्यूकस को किस भारतीय शासक ने हराया था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चंद्रगुप्त के द्वारा सेल्यूकस को हराया गया था। बिंदुसार कौन था? तो ये अशोक के पिता थे, और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, विलियम जोन्स ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेंड्रोकोकस और सिकंदर की भेंट सेंड्रोकोकस और सिकंदर की भेंट का उल्लेख कहाँ पर मिलता है दोस्तों? भेंट का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जस्टिन में इन दोनों की भेंट का उल्लेख किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? जो हमारा भारतीय साम्राज्य था, तो जो पहला साम्राज्य था किसने स्थापित किया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस मौर्य राजा ने दक्षिण को जीता था? तो किसने जीता था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चंद्रगुप्त ने, मौर्य राजा ने दक्षिण को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी किसने बनाया था? तो पहली बार राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन ए राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक महान कौन थे? तो ये थे इनके नाती, और जो अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, और ये अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये कौन थे? तो ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। कनिष्क कौन थे? कनिष्क जो है कुषाण राजवंश के एक महान प्रतापी राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रगुप्त महल किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त महल किससे बना हुआ था? तो ये जो महल था तो ये लकड़ी से बनाया हुआ था, कि अगर कोई आपदा आती है तो जिससे हमारा जीवन सुरक्षित रहे और सुरक्षित हम बाहर आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किसने पहली बार जीता था? तो किसने पहली बार जीता था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अभिलेख चंद्रगुप्त के पश्चिमी प्रभाव को सिद्ध करता है दोस्तों? तो कौन सा अभिलेख सिद्ध करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। जो ये जूनागढ़ अभिलेख है ये इनके प्रभाव को जो है सिद्ध करता है। ये जो जूनागढ़ अभिलेख था ये एक महत्वपूर्ण अभिलेख था। इसमें अशोक के 14 विज्ञापनों और स्कंदगुप्त का जो है वर्णन हुआ है, और ये शुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में था। और ये कब लिखा गया? तो इसे
कुषाण कालीन बताया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सैंड्रोकोकस किसे कहा जाता था? अब ये भी पूछ ले कि चंद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या है, या सैंड्रोकोट्स किसे कहते थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य को ही सैंड्रोकोकस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डायमेकस भारत किसके शासनकाल में आया था? जो डायमेकस था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? जो नंद वंश था, नंद वंश, इसके बाद कौन आया था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक को रण्य अशोक के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया है? मतलब अशोक को जो रण्य अशोक कहाँ कहा गया है? तो ये सांची, जो सांची के स्तूप है वहाँ पे इसको रण्य अशोक का रूप में उल्लेखित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अभिलेख से बुद्ध के लुम्बिनी में जन्म की पुष्टि होती है दोस्तों? कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये जो अशोक का ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, और ये जो रुम्मनदेही अभिलेख है, इसमें वर्णन हुआ है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। क्योंकि अशोक ने ना कई अभिलेख खुदवाए थे उस समय। तो जो रुम्मनदेही था, इस पे लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे थी? ये नेपाल में थी। और जो बुद्ध भगवान को क्या कहा गया था इसमें? शाक्य मुनि। तो इनके एक स्तंभ में वर्णन मिलता है, अशोक के स्तंभ में, कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रुम्मनदेही स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अभी बताया था आपको। जो रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख है, ये अशोक द्वारा लिखवाया गया था, और ये ब्राह्मी लिपि में अंकित एक संदेश था जिसमें बताया गया था कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इससे ये ज्ञात होता है हमें कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने वाला कौन था? सबसे पहले पढ़ने वाला तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने इसे सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये घुमा के भी पूछ लेता है दोस्तों, तो ये भी जेम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जेम प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। कथन ए क्या कहता है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, और कथन दूसरा क्या कहता है? कथन आर, कलिंग दक्षिण भारत की भूमि और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ए और आर दोनों सत्य हैं, और जो आर है करेक्ट है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन हो रहा है वो एकदम राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के राजाओं के अनुसार दान दक्षिणा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण आर, ये दूसरा कथन है। उसके मठ और तीर्थ स्थलों पर समदृष्टि के कार्यों का प्रसार किया गया। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है या सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धम्म महामंत्रों की भूमिका का उल्लेख करता है? तो कौन सा करता है? शिलालेख 5th, जो 5वां शिलालेख है वो इसकी भूमिका का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक ने निम्नलिखित स्थानों पर गए तो उन्होंने किस मार्ग का अनुकरण किया था? तो आप इसमें बताओ, तो इन्होंने किस किसका किया था? सबसे पहले वो गए, अरे क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो सबसे पहले वो कहाँ गए थे? गया गए थे, फिर उसके बाद कुशीनगर गए थे, फिर उसके बाद जाते हैं वो लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद सारनाथ, और सारनाथ के बाद श्रावस्ती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के प्रमुख शिलालेखों में संगम राज्यों का उल्लेख किन शिलालेखों में है? जो इनके शिलालेख थे उनमें संगम राज्यों का उल्लेख किस में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पहला और 12वां। इनके पहले शिलालेख में उल्लेख मिलता है और इनके 12वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, प्रस्तर संरचनाओं के भाग, ये क्या है? ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम मिलता है? जो इनका व्यक्तिगत नाम था, तो ऑप्शन नंबर डी माशकी। जो माशकी अभिलेख है इसमें इनके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कलिंग युद्ध का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? जो कलिंग युद्ध हुआ था तो उस जो युद्ध के बाद भयावह स्थिति थी, उस मौत के मंजर को देख के ही इनका हृदय परिवर्तन हो गया था अशोक का। तो ये कौन से शिलालेख में मिलता है इसका वर्णन? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 13वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो अशोक का नाम, दूसरा नाम क्या मिलता है? गुर्जर। इन्हें गुर्जर भी कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा था? तो कौन सा था ये? लोरिया नंदनगढ़, ये सबसे सुरक्षित स्तंभ था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह स्थान जहां ब्राह्मी लिपि की पहचान हुई थी, जहां पर पहली बार ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है, इसकी पहचान हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अनुराधापुर, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि की पहचान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक ने अपने उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के किन लिपियों का प्रयोग किया था? तो जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र थे इनमें इन्होंने कौन सी लिपि लिखी गई थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी। इन्होंने ये अरमाइक, ग्रीक, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक का कौन सा लेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व की, कनक मुनि या शाक्य मुनि का वर्णन करता है? तो ये क्या करता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, निगली सागर स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अल्प व्यय और अल्प संग्रह को किस शिलालेख में धर्म का अंग माना जाता है? तो किस शिलालेख में माना गया? इनका जो तीसरा शिलालेख था इसमें इसे धर्म का अंग माना गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ये जो गुर्जरा लघु शिलालेख है ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ पर है? एमपी में और विदिशा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक का कौन सा अभिलेख पूर्णतः धर्म को समर्पित है? तो कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 12वां जो शिलालेख है ये पूरी तरह से धर्म को, जो 12वां शिलालेख है पूरी तरह से धर्म को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सारनाथ स्तंभ
का निर्माण किसने कराया था? तो जो सारनाथ का स्तंभ था इसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में प्रमुख भाषा क्या थी? तो जो अशोक के शिलालेख थे इनकी भाषा क्या थी? प्राकृत थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा स्तंभ लेख अशोक को मगध का सम्राट बताता है? जो कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है? तो यह बृहद्रु। जो बृहद्रु है इस शिलालेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस शिलालेख में पारंपरिक अवसरों पर पशुवध पर रोक की बात कही गई है? तो ये जो पहला शिलालेख था, फर्स्ट शिलालेख था, उसमें पशुओं के वध पर रोक लगाने के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कलिंग युद्ध और क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो जो ये 13वां शिलालेख था उसमें क्षत्रियों के बारे में बताया गया है और कलिंग युद्ध का पूरा वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक ने किस खेल को रानी का आदेश कहा गया है? सॉरी खेल बोल दिया। अशोक ने किस लेख को रानी का आदेश कहा गया है? तो ये जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, तीसरा लघु स्तंभ लेख, इसको रानी के आदेश के रूप में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन यहीं वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार, राधे राधे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।